नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप परिवार के सहित स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हम पौधों में खनिज पोषण के अध्ययन के क्रम में अपने पिछले सत्र में ये जान चुके हैं कि पादप अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अकार्बनिक पोषण खनिज तत्व के रूप में वायु, जल और मृदा से प्राप्त करते हैं। अधिक मात्रा में अनिवार्य तत्व बृहत पोषक तथा कम मात्रा में अनिवार्य तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व या सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। ये तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्लों के अनिवार्य संघटक होते हैं और पौधों की विविध उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। आज हम खनिज पोषण के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इन अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के कारण पौधों में क्या-क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता अर्थात टॉक्सिसिटी क्या होती है, इन अनिवार्य पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, अवशोषण के बाद इनके स्थानांतरण तथा मृदा का इन तत्वों के भंडारण के रूप में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अतः आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्रांतिक सांद्रता को परिभाषित करना, पौधों में पोषक तत्वों के अभाव से उत्पन्न लक्षणों का वर्णन करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता अर्थात टॉक्सिसिटी का वर्णन करना तथा किसी एक तत्व की आवश्यकता के कारण दूसरे तत्व के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन करना, अभिवाह अर्थात फ्लक्स, अंतर्वाह अर्थात इनफ्लक्स और बहिर्वाह अर्थात एफ्लक्स को परिभाषित करना, मृदा के अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के भंडार के रूप में व्याख्या करना, नाइट्रोजन चक्र की सचित्र व्याख्या करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना और उसको अनुप्रयोग में लाना हमारे प्रमुख अधिगम उद्देश्य रहेंगे। हम यह तो जान ही चुके हैं कि खनिज पोषक तत्व पौधों के सर्वांगीण वृद्धि एवं विकास हेतु बेहद जरूरी हैं। इन अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने या आवश्यकता से कम आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। अनिवार्य तत्वों की यह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर पौधे में तत्व का प्रभाव भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः प्रत्येक अनिवार्य पोषक तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं। ये आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु तक हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, उस तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहां अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों से पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्यमान अर्थात पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं, वहां से इन्हें विखंडित होकर के नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आता है जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एवं मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर एवं मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने से पुष्पन में देरी हो जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और ये लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना आवश्यक है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना इसकी करनी आवश्यक होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली सी कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि आविष्टता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविष अर्थात टॉक्सिक माना गया है। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता अर्थात क्रिटिकल कंसंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न भिन्न होती है। आविषता अर्थात टॉक्सिसिटी के लक्षणों की पहचान बहुत मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आविषता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैंगनीज की आविषता के मुख्य लक्षण हैं भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरेंटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती हैं। ये जानना अनिवार्य है कि लौह एवं मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम्स में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैंगनीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैंगनीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत हो रहे थे वो वास्तव में लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्या ये ज्ञान किसानों, बागवानी या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? चिंतन करिए। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान अर्थात एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं की आंतरिक स्थान अर्थात सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयीय ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः हम अभिवाह या फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह या इनफ्लक्स कहते हैं और बाहर की गति को बहिर्वाह या एफ्लक्स कहते हैं।
हम पौधों में परिवहन के अध्ययन के अंतर्गत यह जान चुके हैं कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण किस प्रकार होता है। खनिज लवण जाइलम अथवा दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ संवाहित किए जाते हैं, जो पादप में वाष्पोत्सर्जनाकर्षण द्वारा ऊपर की ओर खींचते हैं। जाइलम द्रव के विश्लेषण से हमें ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक अर्थात रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू अर्थात जाइलम के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। हम पौधों में जल के परिवहन की चर्चा पौधों में परिवहन के अध्ययन के दौरान पहले ही कर चुके हैं। अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा गया है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः हो जाती है। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन एमिनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों और बहुतायत विटामिनों का संघटक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसहसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगलों में लगी आग, अमोनीकरण, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर के पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा इस प्रकार से नाइट्रेट में बदल जाती है। स्क्रीन पर नाइट्रोजन चक्र को भली भांति देखिए। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास या अथवा नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती हैं। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी अर्थात कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर के अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न कराते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने खनिज पोषक तत्वों के विषय में बहुत कुछ सीखा है। इसकी हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता
जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाती है। अनिवार्य पोषक तत्व की कमी से पादपों में आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। समान तत्व की कमी होने पर भी भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि से आविष्टता अर्थात टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे, उसे आविष अर्थात टॉक्सिक माना गया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह अर्थात इनफ्लक्स, बाहर की गति को बहिर्वाह अर्थात एफ्लक्स कहते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है, पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल ली जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती हैं। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न कराते हैं। आज के सत्र में हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न, क्रांतिक सांद्रता, अभिवाह, अंतर्वाह तथा बहिर्भाव को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, पौधों में कम से कम 5 अपर्याप्तता के लक्षण दें, उसे वर्णित करें और खनिजों की कमी से उसका सहसंबंध भी बताएं। तीसरा प्रश्न, अगर एक पौधे में से एक से ज्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो प्रायोगिक तौर पर आप कैसे पता करेंगे कि अपर्याप्त खनिज तत्व कौन से हैं? चौथा प्रश्न, कुछ निश्चित पौधों में अपर्याप्तता लक्षण सबसे पहले नवजात भाग में क्यों पैदा होता है, जबकि कुछ अन्य में परिपक्व अंगों में? पांचवा प्रश्न, पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है? छठा प्रश्न, मृदा अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों का भंडार है, व्याख्या कीजिए। सातवां, नाइट्रोजन चक्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में आपने खनिज पोषक तत्वों का विस्तृत अध्ययन किया है। आप उसका पाठन करें, मनन करें और स्वाध्याय करते रहें और अपने अधिगम उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही किसी नए उपविषय पर आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।